हम जरा एक स्थिति की कल्पना करते हैं। एक 17 साल का लड़का है जो 12वीं में पढ़ता है। हाँ, आमतौर पर यही उम्र होती है 12वीं कक्षा की। बिल्कुल। तो उसका अपनी ही उम्र की एक सहपाठी के साथ रिश्ता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और साथ घूमते हैं। जो कि इस उम्र में बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। हाँ, फिर एक दिन लड़की के माता पिता को इस रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। वो जाहिर है काफी क्रोधित होते हैं। और अक्सर ऐसे मामलों में परिवारों का रिएक्शन बहुत आक्रामक होता है। सही कहा। और अचानक वो लड़का सिर्फ डांट नहीं खा रहा होता, बल्कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अरे बाप रे, सीधा गिरफ्तारी? हाँ, सीधा गिरफ्तारी, और वो भी भारत के सबसे सख्त और गैर जमानती कानूनों में से एक के तहत। मतलब उसे उन अपराधियों के साथ खड़ा कर दिया जाता है जो वास्तव में खूंखार यौन शोषक हैं। ये तो बहुत ही खौफनाक तस्वीर है ना? आज की इस डीप डाइव में हम ठीक इसी कड़वी सच्चाई का सामना करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं पॉक्सो कानून की, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये बहुत ही संवेदनशील और जरूरी विषय है आज के समय में। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो सीधे कानूनी मैदान से आते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला और अधिवक्ता अमन बाजपेयी जी द्वारा साझा की गई गहरी कानूनी अंतर्दृष्टि। हाँ, इन दोनों कानूनी विशेषज्ञों ने इस मुद्दे पे जो प्रकाश डाला है वो वाकई आंखें खोलने वाला है। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि बच्चों को दरिंदों से बचाने के लिए बनाया गया ये मजबूत सुरक्षा चक्र अनजाने में किशोरों का भविष्य कैसे निगल रहा है, और हमारी न्याय प्रणाली इस उलझन को सुलझाने की क्या कोशिश कर रही है। सही कहा। मतलब ये तो कुछ वैसा ही हुआ ना जैसे आप किसी छोटे से कीड़े को मारने के लिए पूरा का पूरा हथौड़ा इस्तेमाल कर रहे हो। बिल्कुल सटीक उपमा दी है। सुरक्षा के लिए बनाया गया एक मजबूत औजार कभी कभी अनजाने में नुकसान भी पहुंचा सकता है। हाँ, देखिए, ये एक ऐसी स्थिति है जो कानून की दुनिया में एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा कर रही है। पॉक्सो एक्ट का मूल उद्देश्य निर्विवाद रूप से पवित्र है, मासूम बच्चों को यौन शोषण से बचाना। वो तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब कानून की कठोरता और समाज की जटिल वास्तविकताएं आमने सामने आ जाती हैं। मतलब जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। हाँ, वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला और अमन बाजपेयी जी के विश्लेषण से ये साफ होता है कि आज के समय में इस कानून का इस्तेमाल अक्सर उन मामलों में हो रहा है जिनके लिए ये कभी बना ही नहीं था। यहाँ मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा। हाँ, बताइए। अगर हम कहते हैं कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है, तो इसके पीछे की कार्यप्रणाली क्या है? मतलब माता पिता अचानक से इतने बड़े और कड़े कानून का सहारा क्यों लेते हैं? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। क्या वे सिर्फ रिश्ते को खत्म नहीं करवा सकते? हमारे स्रोत बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मंशा या क्रिमिनल इंटेंट की कमी पर गहरी चिंता जताई है, लेकिन माता पिता पॉक्सो को ही हथियार क्यों चुनते हैं? देखिए, इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी सामाजिक और कानूनी रणनीति होती है। अच्छा, रणनीति कैसी? इसे आप माता पिता के हाथ में एक न्यूक्लियर बटन की तरह समझ सकते हैं। न्यूक्लियर बटन, ये तो बहुत बड़ा शब्द है। हाँ, क्योंकि इसका असर ही ऐसा है। जब परिवारों को, खासकर हमारे समाज में, अपने बच्चों के आपसी सहमति से बने रिश्ते पसंद नहीं आते, चाहे वो जाति का मामला हो, धर्म का हो या सिर्फ व्यक्तिगत असहमति हो, वो रिश्ते को रोकना चाहते हैं। बिल्कुल। तो वे रिश्ते को रोकने के लिए सबसे प्रभावी और सबसे तेज तरीका खोजते हैं। पॉक्सो एक्ट की प्रकृति ऐसी है कि इसमें शिकायत दर्ज होते ही तुरंत गिरफ्तारी होती है। मतलब कोई जांच नहीं, सीधा अरेस्ट। हाँ, क्योंकि ये एक गैर जमानती अपराध है और इसमें दोष की पूर्व धारणा होती है, जिसे अंग्रेजी में प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट कहते हैं। प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट मतलब आरोपी को खुद साबित करना होगा कि वो निर्दोष है। बिल्कुल सही। आम कानूनों में क्या होता है, जब तक दोष साबित ना हो व्यक्ति निर्दोष माना जाता है, लेकिन पॉक्सो में जब तक आरोपी खुद को निर्दोष साबित न कर दे, कानून उसे दोषी ही मानकर चलता है। ओह, ये तो बहुत ही भयानक है। माता पिता ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। वो जानते हैं कि इस कानून का इस्तेमाल करने से लड़का तुरंत जेल जाएगा और रिश्ता उसी पल हमेशा के लिए टूट जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि न्याय पाने के लिए नहीं, बल्कि एक सामाजिक सजा देने के लिए न्याय प्रणाली का शॉर्टकट लिया जा रहा है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, शॉर्टकट। लेकिन जरा सोचिए, जब कोई आपराधिक मंशा ही नहीं है और सब कुछ आपसी सहमति से हुआ है, तो इसका उस युवा आरोपी के जीवन पर क्या असर होता है? असर विनाशकारी होता है। मनीष शुक्ला जी बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये केवल एक केस डायरी में दर्ज होने वाला मामला नहीं है। तो और क्या है? एक किशोर जिसने कोई वास्तविक अपराध नहीं किया, वो महीनों तक जेल में रहता है। उसकी शिक्षा बीच में छूट जाती है। करियर तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। बिल्कुल। और समाज में उसके माथे पर एक ऐसा कलंक लग जाता है
जिसे मिटाना लगभग नामुमकिन है। हाँ वो तो है, लोग हमेशा शक की नजर से देखेंगे। और इसके अलावा इसका एक और बहुत ही स्याह पहलू है जिस पर अक्सर बात नहीं होती। हाँ, वो क्या है? न्याय प्रणाली पर पड़ने वाला बोझ। अच्छा, अदालतें तो वैसे भी ओवरलोडेड हैं। वही तो। अदालतें पहले से ही मामलों के बोझ तले दबी हैं। जब आपसी सहमति के इन अनगिनत मामलों से अदालतें भर जाती हैं तो अदालतों का बहुमूल्य समय और संसाधन बर्बाद होते हैं। और इसका नुकसान किसको होता है? इसका सबसे बड़ा नुकसान उन असली पीड़ितों को उठाना पड़ता है, उन छोटे बच्चों को जिनका वास्तव में शोषण हुआ है। अरे हाँ, उनके केस तो पीछे खिसक जाते होंगे। बिल्कुल, उनके मामलों की सुनवाई में सालों लग जाते हैं क्योंकि सिस्टम उन मामलों में उलझा है जिन्हें माता पिता ने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए दर्ज कराया था। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। मतलब असली दरिंदे सिस्टम की धीमी गति का फायदा उठाते हैं क्योंकि सिस्टम किशोरों के प्रेम प्रसंगों को सुलझाने में फंसा हुआ है। सही बात है। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी पूछिए। अगर आपराधिक मंशा मायने नहीं रखती और पॉक्सो के तहत दर्ज होने वाले मामले पूरी तरह से इस बात पर टिके हैं कि शामिल लोगों की उम्र 18 साल से कम है या नहीं, उम्र ही सबसे बड़ा पैमाना है यहाँ। तो फिर अदालतें ये साबित कैसे करती हैं कि कोई व्यक्ति वास्तव में कितने साल का है? ये बहुत ही पेचीदा सवाल है। क्योंकि अगर उम्र ही सब कुछ तय कर रही है तो उम्र तय करने वाला व्यक्ति तो एक तरह से भगवान हो गया ना। बिल्कुल सटीक बात पकड़ी आपने। पॉक्सो मामलों में पूरी कानूनी लड़ाई इसी एक बिंदु के इर्द गिर्द सिमट जाती है और वो है उम्र। तो अगर उम्र 18 से एक दिन भी कम हो तो? अगर उम्र 18 से एक दिन भी कम है तो सहमति का कोई कानूनी वजूद नहीं रह जाता, वो अपराध ही माना जाएगा। अरे बाप में, एक दिन से इतना बड़ा फर्क? हाँ, और उम्र कैसे तय की जाए, इसी सवाल पर न्यायपालिका के भीतर एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक बहस छिड़ गई थी। अच्छा, कैसी बहस? हमारे स्रोतों के अनुसार ये बहस मुख्य रूप से इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच के कानूनी टकराव के रूप में सामने आई। हाँ, मैंने नोट्स में देखा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया था जिसने बहुत हलचल मचा दी थी। हाँ, वो बहुत ही चर्चित आदेश था। उन्होंने कहा था कि पॉक्सो मामलों में उम्र के निर्धारण के लिए सिर्फ और सिर्फ मेडिकल टेस्ट को आधार माना जाना चाहिए, जिसे ऑसिफिकेशन टेस्ट कहते हैं। सही, ऑसिफिकेशन टेस्ट। तो क्या आप समझा सकती हैं कि ये टेस्ट आखिर काम कैसे करता है? अदालतें विज्ञान पर इतना भरोसा क्यों कर रही थी? देखिए, ऑसिफिकेशन टेस्ट मूल रूप से हड्डियों के विकास का विज्ञान है। हड्डियों का विकास? बिल्कुल। मतलब लंबाई वगैरह? नहीं, लंबाई नहीं। जब कोई इंसान पैदा होता है तो उसकी कई हड्डियां पूरी तरह से ठोस नहीं होती, वे कार्टिलेज के रूप में होती हैं। अच्छा, वो जो नरम हड्डी होती है। हाँ बिल्कुल। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लगती हैं और ठोस आकार लेने लगती हैं। इसी प्रक्रिया को मेडिकल भाषा में ऑसिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर इसे कैसे चेक करते हैं? डॉक्टर एक्सरे के जरिए कॉलरबोन, कलाई या कोहनी की हड्डियों के जुड़ने के स्तर को देखते हैं और उसके आधार पर एक अनुमान लगाते हैं कि व्यक्ति की उम्र क्या होगी। समझ गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का तर्क शायद ये था कि कागजों में हेराफेरी हो सकती है लेकिन शरीर झूठ नहीं बोलता। हाँ, लॉजिक तो सही लग रहा है सुनने में। इसलिए उन्होंने विज्ञान को सर्वोपरि मान लिया और कहा कि सिर्फ मेडिकल टेस्ट से ही उम्र तय होगी। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा पेंच नजर आ रहा है। क्या पेंच? ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे किसी की लंबाई या चेहरे को देखकर उसकी उम्र का अंदाजा लगाना, बजाय इसके कि उसका आईडी कार्ड चेक किया जाए। हाँ, काफी हद तक वैसा ही है। मतलब ये तो कुछ ऐसा हुआ ना जैसे आप ओवन में रखे किसी केक को बाहर से देखकर ये अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हो कि वो अंदर से पूरी तरह पक गया या नहीं, बजाय इसके कि आप टाइमर चेक करें। बहुत ही बढ़िया उपमा है। हाँ, क्योंकि हर इंसान का शरीर अलग होता है। किसी की हड्डियां जल्दी जुड़ सकती हैं, किसी की पोषण या अनुवांशिकी के कारण देर से जुड़ सकती हैं। बिल्कुल, जेनेटिक्स और डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। तो क्या ये टेस्ट एकदम सटीक उम्र बता सकता है? मतलब ये बता सकता है कि कोई ठीक 17 साल 11 महीने का है या 18 साल 1 महीने का? बिल्कुल नहीं, और यहीं पर इस पूरे विवाद की जड़ है। तो मेडिकल साइंस क्या कहता है इसके बारे में? मेडिकल विज्ञान खुद ये मानता है कि ऑसिफिकेशन टेस्ट कभी भी सटीक उम्र नहीं दे सकता। ये हमेशा सिर्फ एक अनुमान देता है, एक एस्टिमेट। तो इसमें गलती की गुंजाइश कितनी होती है? इस टेस्ट में हमेशा प्लस या माइनस 2 साल का मार्जिन ऑफ एरर होता है। 2 साल? हाँ, मतलब अगर टेस्ट कहता है कि उम्र 17 साल है तो व्यक्ति 15 साल का भी हो सकता है और 19 साल का भी। ओह, ये तो बहुत ही डरावना है। है ना?
इसका मतलब है कि एक टेस्ट जिसमें 2 साल की गलती की गुंजाइश है, वो ये तय करेगा कि कोई व्यक्ति निर्दोष है या उसे आजीवन कारावास की सजा मिलेगी? बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ठीक इसी बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को पूरी तरह से पलट दिया और उसे कानून की नजर में गलत ठहराया। वाह, तो उन्होंने मेडिकल टेस्ट को खारिज कर दिया। अमन बाजपेयी जी इस फैसले की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि उम्र का निर्धारण केवल मेडिकल अनुमान के आधार पर नहीं किया जा सकता। तो फिर किस आधार पर होगा? इसे पूरी तरह से एक न्यायिक त्रुटि यानी जुडिशियल एरर का जोखिम माना गया। इसके बजाय अदालत ने जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों को प्राथमिकता देने का कड़ा निर्देश दिया। रुकिए, यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। हाँ, बताइए क्या खटक रहे? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मेडिकल टेस्ट की जगह कागजों पर यानी दस्तावेजी साक्ष्यों पर भरोसा करो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन भारत की जमीनी हकीकत तो हम सब जानते हैं ना। वो तो है। लोग अपने बच्चों का स्कूल में जल्दी एडमिशन कराने के लिए या सरकारी नौकरी में फायदा लेने के लिए जन्मतिथि आसानी से बदलवा लेते हैं। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनना कोई बहुत असामान्य बात तो है नहीं। आपकी बात बिल्कुल सही है और ये एक बहुत ही वैध संदेह है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट सच में ये कह रहा है कि एक संभावित फर्जी कागज विज्ञान से बेहतर है? अदालतें भी इस हकीकत से वाकिफ हैं, लेकिन मनीष शुक्ला और अमन बाजपेयी जी जो तर्क देते हैं उसे थोड़ा गहराई से समझने की जरूरत है। हाँ, प्लीज समझाइए। बात यह नहीं है कि कागज कभी फर्जी नहीं होते। बात यह है कि जब आप न्याय प्रणाली चला रहे होते हैं तो आपको निश्चितता चाहिए होती है, सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब एक फिक्स चीज? हाँ, मेडिकल टेस्ट तो स्वभाव से ही अनिश्चित है। वो खुद ही कह रहा है कि मैं सटीक नहीं हूं, मुझ में 2 साल का एरर है। वो अपना बचाव पहले ही कर रहा है। बिल्कुल। दूसरी ओर स्कूल रिकॉर्ड या जन्म प्रमाण पत्र जो एक तय सरकारी प्रक्रिया के तहत सालों पहले बनाए गए हों, मतलब अपराध होने से बहुत पहले। हाँ, जब किसी को पता नहीं था कि ऐसा कोई केस होगा। एग्जैक्टली। वे कानून की नजर में एक ठोस तथ्य माने जाते हैं। जब तक ये साबित न कर दिया जाए कि वे जाली है, कानून उन्हें सच मानकर चलता है। समझ रहा हूँ। तो ये एक लीगल प्रिंसिपल है? हाँ, न्याय शास्त्र का एक मूल सिद्धांत है कि एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। मेडिकल अनुमान के आधार पर किसी को उम्र कैद दे देना कागजी हेराफेरी के जोखिम से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अब समझ में आया। मतलब दस्तावेज कम से कम एक निश्चित तारीख तो देते हैं जिस पर अदालत में बहस हो सकती है। बिल्कुल। आप कागज को फर्जी साबित करने के लिए लड़ सकते हैं। लेकिन विज्ञान तो अदालत को सिर्फ एक धुंधला दायरा दे रहा था। यह वाकई न्याय प्रणाली की एक बहुत बड़ी दुविधा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी दुविधा को सुलझाया दस्तावेजों को तरजीह देकर। खैर, अब मान लेते हैं कि अदालत ने दस्तावेजों की जांच कर ली। स्कूल रिकॉर्ड से यह पूरी तरह साबित हो गया है कि लड़का 17 साल का है और लड़की 16.5 साल की है। ठीक है, मान लेते हैं। और यह भी साबित हो गया है कि उनके बीच का रिश्ता पूरी तरह से आपसी सहमति का था, बिना किसी दबाव के। तो अब क्या मौजूदा कानून इस जोड़े के साथ कैसा व्यवहार करेगा? दुर्भाग्य से मौजूदा कानून के तहत नतीजा वही ढाके 3 पात रहता है। मतलब कोई बदलाव नहीं? कोई बदलाव नहीं। कानून ये कहता है कि 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से सहमति देने में सक्षम है ही नहीं। कंसेंट दे ही नहीं सकता। तो मतलब अगर वो 18 से 1 दिन भी छोटे हैं तो तकनीकी और कानूनी नजरिए से वो अभी भी एक गंभीर अपराध है। और यहीं से हमारे स्रोतों अमन बाजपेयी जी और मनीष शुक्ला जी का सबसे अहम तर्क सामने आता है। वो क्या तर्क है? यहीं से कानून में एक बड़े और क्रांतिकारी सुधार की मांग जन्म लेती है। तो सुधार कैसा होना चाहिए? अमन बाजपेयी जी ने स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल किया है, रोमियो जूलियट क्लॉज। हाँ, रोमियो जूलियट क्लॉज। ये सुनने में तो किसी शेक्सपियर के नाटक जैसा लगता है। लेकिन कानूनी दुनिया में इसका असल में क्या मतलब है? देखिए, ये आज के समय की सबसे प्रगतिशाली कानूनी अवधारणाओं में से एक है, जिस पर हमारी अदालतें बहुत गंभीरता से विचार करने लगी हैं। अच्छा, तो ये क्लॉज क्या कहता है? रोमियो जूलियट क्लॉज का सीधा सा मतलब ये है कि अगर दोनों पक्ष किशोर हैं, उनकी उम्र में बहुत कम अंतर है, मतलब समान आयु के हैं, सिमिलर एज, हाँ, और उनका रिश्ता पूरी तरह से सहमति पर आधारित है, तो उसे अपराध की उस श्रेणी से बाहर रखा जाए जो असल में बाल यौन शोषकों के लिए बनी है। तो मतलब इसे एक नॉर्मल रिश्ते की तरह देखा जाए। इसका उद्देश्य ये स्वीकार करना है कि किशोरों के बीच आकर्षण और प्रेम प्रसन्न एक प्राकृतिक मानवीय व्यवहार है, कोई जघन्य अपराध नहीं।
ये तो बहुत तार्किक लगता है ना? मतलब हम एक अजीब सी दुनिया में जी रहे हैं जहां एक 17 या 17.5 साल का किशोर ड्रोन उड़ा सकता है, बिल्कुल। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करके करोड़ों की कंपनी बना सकता है, हाँ, दुनिया भर की जानकारी वो इंटरनेट से जुड़ा सकता है, लेकिन कानून उसकी तरफ देखकर कहता है कि नहीं, भावनात्मक और शारीरिक फैसले लेने के मामले में तुम्हारी समझ बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसी है। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। मनीष शुक्ला जी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हमारा समाज पिछले 20 सालों में अभूतपूर्व गति से बदला है। बहुत ज्यादा। 20 साल पहले का समाज और आज का समाज बिल्कुल अलग है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और ग्लोबल एक्सपोजर ने आज के किशोरों की शारीरिक और मानसिक परिपक्वता को बहुत तेजी से विकसित किया है। मैच्योरिटी लेवल बहुत बढ़ गया है। आज का 16 या 17 साल का युवा 80 के दशक के युवा से बहुत अलग है। इसलिए कानून को भी उसी के अनुरूप विकसित होना चाहिए। सही बात है। कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं हो सकता जो बदलते समाज की सच्चाइयों को अनदेखा कर दे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा भी तो है। कैसा खतरा? अगर न्याय प्रणाली रोमियो जूलियट क्लॉज जैसी किसी व्यवस्था को लागू कर देती है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि किशोरों के बीच होने वाले हर संबंध को एक फ्री पास मिल जाएगा? ये चिंता बहुत से लोगों को सताती है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि एक जज जो अदालत की कुर्सी पर बैठा है, वो ये कैसे तय करेगा कि कोई मामला सच में एक मासूम सहमति का है या फिर उसके पीछे कोई अदृश्य दबाव, चालाकी, ब्लैकमेल या कोई असली अपराध छिपा है? ये तो जज के लिए एक दुष्स्वप्न जैसा हो जाएगा ना। देखिए, ये इस पूरे मुद्दे का सबसे नाजुक और जटिल पहलू है। रोमियो जूलियट क्लॉज को लाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चों के शोषण के लिए कोई पिछला दरवाजा या बैकडोर खोल दिया जाए। तो फिर इसे कैसे संभाला जाएगा? ये एक बहुत ही बारीक रेखा है जिस पर अदालतों को चलना होगा, एक फाइन लाइन। तो ये काम कैसे करेगा? जज सच्चाई तक कैसे पहुंचेंगे? मतलब वो कोई माइंड रीडर तो है नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए जजों को सिर्फ कानून की किताब पढ़ने वाली मशीन से आगे बढ़कर एक मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री की तरह भी सोचना होगा। ओहो, मतलब उनका काम और मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये एक गहरे आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग की मांग करता है। अदालत को हर मामले की तह में जाना होगा। तह में जाने से मतलब क्या है? वो क्या देखेंगे? उन्हें देखना होगा कि दोनों की उम्र में सटीक अंतर कितना है। क्या लड़का 17 का और लड़की 16 की है, या लड़का 21 का और लड़की 15 की है? हाँ, क्योंकि अगर 21 और 15 है तो पावर डायनामिक बहुत अलग हो जाता है। बिल्कुल। उन्हें इसी शक्ति संतुलन का विश्लेषण करना होगा। क्या एक पक्ष दूसरे पर हावी था? क्या कोई मानसिक हेरफेर या ग्रूमिंग की गई थी? ग्रूमिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या कोई डरा धमकाकर रिश्ते में रखा गया था? रोमियो जूलियट क्लॉज का फायदा तभी मिलेगा जब यह 100% साबित हो जाए कि रिश्ता दो समान स्तर के किशोरों के बीच बिना किसी भी बाहरी दबाव के बना था। वाह, इसका मतलब है कि कानून को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में देखने के बजाय उस ग्रे एरिया में काम करना सीखना होगा। सही कहा। ग्रे एरिया में ही असली न्याय छुपा होता है अक्सर। ये आसान नहीं है, लेकिन न्याय के लिए शायद यही एकमात्र सही रास्ता है। तो अगर हम आज के इस डीप डाइव के मुख्य बिंदुओं को एक साथ जोड़ें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। हाँ, काफी चीजें स्पष्ट हुई हैं आज। हमने देखा कि कैसे पॉक्सो जैसा मजबूत कानून जो सुरक्षा की ढाल था, वो सामाजिक दबाव और आपसी रंजिशों के चलते अनजाने में किशोरों का भविष्य बर्बाद करने वाले हथियार में बदल रहा है। बिल्कुल। और साथ ही हमने ये भी समझा कि न्याय प्रणाली उम्र तय करने के लिए ऑसिफिकेशन टेस्ट जैसे मेडिकल अनुमानों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकती। हाँ, क्योंकि उसमें 2 साल की गलती की गुंजाइश है। दस्तावेजी साक्ष्य अपनी तमाम कमियों के बावजूद कानून की नज़र में एक जरूरी निश्चितता प्रदान करते हैं ताकि किसी निर्दोष को विज्ञान की मार्जिन ऑफ एरर की कीमत न चुकानी पड़े। और अंत में बदलते समाज और तेज होती परिपक्वता के बीच रोमियो जूलियट क्लॉज जैसी अवधारणाओं का उदय ये साबित करता है कि कानून को भी समाज के साथ कदमताल करनी होगी। जी बिल्कुल। किशोरों के स्वाभाविक प्रेम प्रसंगों और जघन्य यौन शोषण के बीच एक स्पष्ट लकीर खींचना आज के समय की सबसे बड़ी कानूनी आवश्यकता बन गई है। और ये जानना सिर्फ वकीलों के लिए नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। हाँ, वरना कोई भी अनजाने में फंस सकता है। क्योंकि कानूनी साक्षरता के बिना कोई भी इस सिस्टम के पिसते पहियों का शिकार हो सकता है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कानून हमेशा समाज की बदलती हकीकतों को पकड़ने की कोशिश करता रहता है। बिल्कुल। और ये चर्चा उस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
तो इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को एक ऐसे सवाल पर छोड़ना चाहते हैं जो शायद सोचने पर मजबूर कर दे। वो सवाल क्या है? अगर आने वाले समय में हमारी अदालतें समान उम्र के किशोरों के लिए रोमियो जूलियट क्लॉज को पूरी तरह से अपना लेती हैं और उसके दिशा निर्देश तय कर देती हैं, तो क्या होगा? तो क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि सहमति देने की क्षमता तय करने के लिए सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र या कैलेंडर की तारीखों पर निर्भर न रहा जाए? यह तो बहुत ही दिलचस्प विचार है। क्या ये मुमकिन है कि भविष्य की न्याय प्रणाली युवाओं की भावनात्मक परिपक्वता या इमोशनल मैच्योरिटी को मापने का कोई नया वैज्ञानिक और कानूनी पैमाना विकसित करे? मतलब एक ऐसा टेस्ट जो सिर्फ उम्र नहीं बल्कि समझदारी को भी तौले? बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ कानून का नहीं बल्कि मनोविज्ञान और हमारे पूरे समाज का भविष्य तय कर सकता है। वाकई ये बहुत ही गहरी बात है, सोचने वाली बात है। खैर, आज